पाकिस्तान का बेहतरीन स्नाइपर, दुनिया में अपनी काबिलियत का लोहा मनवाने वाला, दूर मार निशाने में सबको पीछे छोड़ने वाला, पाकिस्तान के दुश्मनों को तिगनी का नाच नचाने वाला, पाकिस्तान आर्मी की शान, दुश्मन के लिए दहशत की अलामत, शानी जी राजू, और दुश्मन के लिए मौत का दूसरा नाम SS, पाकिस्तान के सबसे मशहूर एक्शन नॉवल का दूसरा हिस्सा। रियाज आकिब कोहलर के कलम से निकला एक और शाहकार। मेरी आंख पलवशे की आवाज से खुली। हल्के से बड़बड़ा कर उसने करवट तब्दील की और मुखालिफ जानिब रुख मोड़ लिया। जमाई लेते हुए मेरी निगाह घड़ी पर पड़ी। सुइयां 2 का हिंसा अबूर कर चुकी थीं। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा। गुल को कायल करने का मंसूबा अधूरा रह गया था। इतनी रात गए गुल से बातचीत करना मुझे अजीब लग रहा था। गो चचा शमरेज के कमरे में मौजूद होने की वजह से मुझे झिझक महसूस नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी रात के 2 बजे गुफ्तगू मुनासिब न रहती। मैं दोबारा लेट गया, लेकिन गुल की नाराजगी का ख्याल आते ही मैंने हिम्मत बांधने का फैसला कर लिया। हमारे कमरे से मुत्तसिल घर का स्टोर था और उसके साथ चचा शमरेज की ख्वाबगाह थी। गुल की शादी के बाद समर खान और रणा भी बाप के कमरे में ही सोते थे। अलबत्ता गुल जब वहां आती तो दोनों बहनें अलहदा कमरे में सोती थीं, जो बावर्ची खाने से मुल्हक था। आज रणा की गैर मौजूदगी में गुल को बाप के कमरे में ही सोना चाहिए था। यही सोच मुझे चचा शमरेज की ख्वाबगाह में ले गई। दरवाजा भेड़ा हुआ था मगर अंदर से कुंडी नहीं था। मैं बेतकल्लुफी से दरवाजा धकेल कर अंदर दाखिल हुआ। हल्की चरचराहट उभरी जो खामोशी के माहौल में सूरे इसराफील महसूस हुई। वहां गुल मौजूद नहीं थी। यकीनन वो आज अकेले कमरे में लेटी थी। चचा शमरेज और समर खान दरवाजे की चरचराहट से नहीं जागे थे। मैं दबे कदमों वापस मुड़ा और दरवाजे को भेड़ता हुआ बाहर निकल गया। दूसरी बार भी दरवाजे ने चूं चूं करके गहरा एहतजाज किया था। गुल के पास अकेले कमरे में जाने की हिम्मत खुद मैं मफकूद पाता था। गो मेरा गलत इरादा नहीं था, ना गुल कमजोर किरदार की मालिक थी, लेकिन फिर भी रात के उस वक्त हमारे गुफ्तगू करने को किसी सूरत भी मुनासिब ख्याल नहीं किया जा सकता था। मैं अपने कमरे की तरफ दौड़ा। 2 कदम लेते ही मेरी समातों में धमाका हुआ। राजू, गुल की मध्यम आवाज ने भी मुझे उछलने पर मजबूर कर दिया था। वो ख्वाबगाह के दरवाजे पर खड़ी थी। चंद कदम लेकर उसने बेतकल्लुफी से मेरा हाथ थाम लिया। क्या बात है? मैं गड़बड़ा गया था। मेरी चोर नजरें चचा शमरेज की ख्वाबगाह की जानिब उठी और फिर मैंने मुड़कर अपने कमरे की तरफ देखा। पलवशे या चचा शमरेज किसी के भी जागने की सूरत में भारी नदामत मेरा नसीब बन सकती थी। मुझे ढूंढ रहे थे। गुल की आवाज में जरा भी झिझक और हकलाहट शामिल नहीं थी। मैंने हाथ उसकी गर्म मुलायम गिरफ्त से छुड़ाना चाहा। हाँ, मगर फिलहाल तुम सो जाओ, सुबह बात करेंगे। उसने गिरफ्त सख्त करते हुए बरहमी जाहिर की। खुद पर भरोसा नहीं है या मेरे किरदार पर शक है? मैं चिड़चिड़ा हुआ। गुल, फजूल बातें न करो। वो बदतमीजी से बोली। और आपका क्या? मेरा मतलब आपको मुकम्मल इजाजत है फजूल बातों की। मैंने कहा आराम करो और अपने कमरे की तरफ मुड़ना चाहा कि वहां मजीद ठहरना मुनासिब नहीं था। मेरे हाथ पर उसकी गिरफ्त सख्त हुई। ठहरें, पहले ये बताएं क्या कहना चाहते थे? मैंने दबे लहजे में छिड़का। गुल, सो जाओ, कोई उठ गया तो अलग तमाशा बन जाएगा। वो बेपरवाही से बोली। डरता कौन है? मैं झल्ला गया। समझने की कोशिश करो। उसने मुझे अपने कमरे की तरफ खींचा। मेरे साथ आए। मैं बिदक गया। पागल तो नहीं हो गई? वो बोली। राजू, मैं जानती हूँ आपने कोई जरूरी बात करनी है। अभी वक्त है, कर लो। वहां कोई झांकने नहीं आएगा और कम से कम आपको मेरे किरदार पर शक नहीं करना चाहिए। मैंने कहा। गुल, मैं शक? कता कलामी करते हुए बोली। चलें। उसने मुझे दरवाजे की जानिब खींचा और मैं हिचकिचाता हुआ साथ हो लिया। उसने मुझे खाली चारपाई पर धकेला और दूसरी चारपाई पर नशिस्त संभाल कर मुतबस्सम हुई। अब बोलें, ईशा को क्या इशारे कर रहे थे? मैं शाकी हुआ। तुम्हें नहीं मालूम? उसने मुंह फुलाया। राजू, मेरा इतना हक भी नहीं है कि आपको 2 दिन रुकने का कह सकूं। मैं बगैर लगी लिपटी रखे बोला। मैं आज तक तुम्हारे साथ रिश्ते का तायुन नहीं कर सका। तजाहुल आरिफाना से काम लेकर इसे अच्छी दोस्ती का नाम दे सकता हूँ, मगर औरत मर्द की दोस्ती की ना शरीयत इजाजत देती है और ना हमारा माशरा। ये तुम्हारे शौहर को पसंद होगा, न मेरी बीवी ही इसकी इजाजत देगी। पलवशा बहुत फराख दिल बीवी और आला ज़र्फ लड़की है, लेकिन यकीन मानो पहले दिन से मेरे साथ तुम्हारी बेतकल्लुफी को न सिर्फ शिद्दत से महसूस किया है बल्कि नापसंदीदगी की सनत से नवाजा है। हालांकि रणा भी तुम्हारी तरह खूबसूरत, मासूम और प्यारी है,
مگر اس کی بے تکلفی پلوشا پر گرا نہیں گزری، کیونکہ وہ مجھے لالا جان کہتی ہی نہیں سمجھتی بھی ہے۔ اس نے بے پرواہی سے کندھے اچکائے۔ آپ کو بھائی سمجھتی ہوں اور نہ بہن بننے پر تیار ہوں۔ میں نے کہا وہی تو جاننا چاہتا ہوں کہ ہمارے درمیان رشتہ کیا ہے۔ اس نے نفی میں سر ہلایا، نہیں جانتی۔ میں نے کہا کیا چاہتی ہو؟ میں کھل کر سامنے آ گیا کہ جب تک اس کی غرض معلوم نہ ہوتی سمجھانا دشوار تھا۔ نیلی آنکھیں میرے چہرے پر مرکوز ہوئیں، ان میں گلا شکوہ اور اذیت حویدہ تھی۔ بولی کبھی تنہائی میں بھی میری قابل گرفت حرکت دیکھی ہو؟ سب کے سامنے بھی آپ کا ہاتھ پکڑ لیتی ہوں اور اب بھی صرف ہاتھ چھونے کی گستاخی کی ہے، اور قسم کھاتی ہوں اگر جذبات سے مغلوب ہو کر آپ مجھے نازیبا چھونے کی کوشش کرتے تو تھپڑ مارنے میں دیر نہ کرتی۔ شوہر کی امانت میں خیانت کا میں تصور نہیں کر سکتی، البتہ دل میرے اختیار میں نہیں ہے، اور امید ہے بے اختیاری کو کرامن کاتبین بھی قلم بند کرنے سے گریز فرمائیں گے۔ میں نے دہائی دی، گل میں کیا کروں؟ تم میری محسنہ ہو، تمہیں خفا نہیں کر سکتا۔ تمہارا حق جتانا یا فرمائشیں کرنا بھی مجھے گرا نہیں گزرتا، مگر میری شریک حیات اس کی اجازت نہیں دیتی۔ وہ صرف میری بیوی ہی نہیں، محبوبہ بھی ہے۔ اسے ناراض کرنے یا دکھ دینے کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ہمارے الجھے ہوئے رشتے کی زد میں آ کر دونوں کی خانگی زندگی کسی بھی بڑے حادثے کا شکار ہو سکتی ہے۔ وہ بے نیازی سے بولی، پرواہ کسے ہے؟ میں معترف ہوا مجھے۔ اس کے ہونٹوں پر خوبصورت مسکراہٹ ابھری، تو یہ آپ کا مسئلہ ہے۔ میں جزبز ہوا، گل تنگ نہ کرو، سمجھی؟ بولی یہی درخواست آپ سے بھی ہے۔ وہ کچھ سمجھنے کو تیار نہیں تھی۔ میں تل ملاتے ہوئے بولا، چاہتی کیا ہو؟ اس نے منہ بنایا، کچھ بھی نہیں۔ میں نے کہا صبح ہم واپس جائیں گے۔ میں نے لا ینحل بحث کا خاتمہ کیا۔ لبوں پر مدھر تبسم بکھیرتے ہوئے وہ مخمور لہجے میں بولی، صرف اتنی سی بات منوانے کو آپ رات کے 2 بجے مجھے ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ میں نے کہا تو کیا کرتا؟ پلوشے صبح جانے پر بضد تھی اور تمہاری سوئی مجھے روکنے پر اٹکی تھی۔ وہ خوش دلی سے بولی، ٹھیک ہے چلے جائیں۔ میں نے کہا شکر ہے۔ میرے چہرے پر اطمینان پھیل گیا۔ وہ کھلکھلائی، آپ پوچھ رہے تھے نا مجھے کیا چاہیے؟ میں نے کہا تو؟ بے ربط ہوتی دھڑکنوں کو سنبھالتے ہوئے میں نے نظریں چرائیں۔ وہ وارفتگی سے بولی، بس اتنا مان رکھ لیا کریں، یہ مجھے کافی سے بھی زیادہ ہے، اور یقین کریں میں نے آج ایک لہجے کو بھی آنکھیں نہیں جھپکیں۔ مسلسل جاگ کر آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ آپ سے بات چیت کی غرض ہی سے میں علیحدہ سوئی ہوں۔ جو ہی ابو جان کے کمرے کا دروازہ چرچرایا، مجھے معلوم ہو گیا کہ آپ تشریف لے آئے ہیں۔ میں نے اٹھنے کو پر تولے، اب اجازت ہے؟ وہ بولی، ایک بات پوچھوں؟ میں نے کہا تمہیں اجازت مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ شاکی ہوئی، اتنا برا رقص تو نہیں کرتی کہ آپ نے تھوڑی دیر دیکھنا بھی پسند نہیں کیا؟ رقص کو اعضاء کی شاعری کہتے ہیں، اور اس نسبت سے اس کے مصرے، تشبیہات اور استعارے، قافیے، ردیف اور بندشیں ایسی تھیں کہ سننے والے یعنی دیکھنے والے عقل و خرد سے بیگانہ ہو جاتے۔ وہ خوش شکل ہی نہیں، خوش بدن بھی تھی۔ شادی کے بعد اس کا چھریرا بدن فربہی مائل ہو گیا تھا، جو پہلے سے زیادہ جاذب نظر اور پرکشش لگتا۔ میں یہ سب کچھ سوچ کر رہ گیا کہ کہنے کا حوصلہ مفقود پاتا تھا۔ وہ میرے لیے قابل احترام اور معزز تھی، اور جن کی عزت کی جاتی ہے ان پر پھپتیاں کسی جاتی ہیں، نہ حیا سوز گفتگو کی جاتی ہے۔ بدقت تمام بولا، تمہیں ناچتے ہوئے دیکھنے کا مجھے قانونی اختیار نہیں تھا۔ وہ مصر ہوئی، میں نے خود بلایا تھا۔ میں صاف گوئی سے بولا، ہاں مگر تمہارے پاس بھی یہ اختیار نہیں ہے۔ میرے روبرو آتے ہوئے اس نے گہری نظروں سے میری آنکھوں میں کچھ ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ راجو، اپنی گڑیا بہن کی باجی کو مجبور سمجھ کر معاف کر دینا۔ میرے لبوں پر مسکراہٹ ابھری، اپنا خیال رکھنا گل، اور میں دروازے کی طرف مڑ گیا کہ وہاں میں نے اتنی دیر لگا دی تھی جو بدنامی سے کچھ زیادہ ہی تھی۔ گل سے اپنا رشتہ میں اب بھی نہیں سلجھا سکا تھا، لیکن کم از کم یہ اطمینان ضرور تھا کہ وہ بے راہ روی پر آمادہ نہیں تھی۔ محبت اور عزت و عصمت میں چناؤ کا مرحلہ آتا تو اس کا انتخاب عصمت ہوتی، اسے بس ذرا سی توجہ درکار تھی۔ میں نے ابتدا سے ہی اسے بہت زیادہ اہمیت اور مان دیا تھا، اور اب اسے اپنا حق سمجھ کر وہ دستبردار ہونے پر تیار نہیں تھی۔ دھیرے سے کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے میں نے باہر قدم رکھا اور میرے سر پر جیسے بم پھٹا۔ پلوشا صحن کے بیچوں بیچ کھڑی اسی جانب متوجہ تھی۔ میں سن ہی تو ہو گیا تھا، پورے جسم سے جان جیسے رخصت ہو گئی تھی۔ میں نے فوراً خود کو سنبھالنے کی کوشش کی کہ غیر ہوتی حالت مجھے مجرم ثابت کر دیتی، جبکہ میرا فعل غلط ہونے کے باوجود میں ضمیر کی عدالت میں پاک صاف تھا۔ یہاں کیوں کھڑی ہو؟ اندر آ جاتی۔ کوشش کے باوجود میں لہجے کی لرزش پر قابو نہ پا سکا۔ لگ رہا تھا کوئی انہونی ہو گئی ہے۔ پلوشا کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ گہرے سانس لیتے ہوئے وہ بار بار یاقوتی لبوں کو باہم بھینچ کر تر کر رہی تھی۔ اس نے ماضی کو ریدا۔ آپ نے تو خوابگاہ میں اس لیے قدم رکھا تھا کہ آپ کے پاس ماہین کو قتل کرنے اور طلاق دینے کا اختیار تھا۔
मजलूम हव्वा ज़ादी के बस में क्या है। मैं तो सहन में खड़ी खुश फहमियाँ पाल रही थी। कमरे में झांक कर दिल खराश मंजर देखने की ताब मुझ में कहाँ है। मैंने कहा, ऐसा कुछ नहीं है पलवशा, मैं कसम खाता हूँ हम सिर्फ बात कर रहे थे, मैं बस उसे समझा रहा था। वो जहरखंद हुई जैसे माहीन ताहिर को समझा रही थी, है ना। उसे बाजुओं से थामते हुए मुल्तजी हुआ। तुम गलत समझ रही हो पलवशा, क्या अपने राजू पर एतमाद नहीं है? वो कराही। कोई दूसरा बताता तो उसका गिरबान थाम लेती। मैंने पूछा, क्या अपने राजू पर एतमाद नहीं है? वो एक झटके से खुद को छुड़ाते हुए सिसकी, था, उसी का नतीजा तो भुगत रही हूँ। मैंने कहा, जानती तो हो गुल हमारे जाने के हक में नहीं थी और तुम वापसी की ख्वाहां थी। मैं बस उसे समझाने गया था कि अपनी बीवी की बात नहीं टाल सकता। मेरा मकसद फकत उसे दिल आजारी से बचाना था। वो तलखी से बोली, अगर उसका शौहर तमन्ना करता कि मैं 2 दिन मजीद यहाँ कयाम करूँ तो क्या समझाने को मुझे उसके साथ अकेले कमरे में बंद होने की इजाजत दे देते? मेरा हाथ घूमा। थप्पड़ खाकर वो नीचे गिर गई थी। आंखें बरसाते हुए वो लरसते हुए उठी। काश ये इख्तियार औरत के पास भी होता। मैंने कहा, पलवशा मेरी जान। मैंने उसे बाहों में भरने की कोशिश की, मगर दोनों हाथ सीने पर टेकते हुए उसने मुझे पीछे धकेला और कमरे की तरफ भाग गई। मैं फौरन गुल की ख्वाबगाह की तरफ बढ़ गया। वो कमरे के वस्त में खड़ी थी। शायद मुझे ख्वाबगाह की तरफ आते देखकर वो दरवाजे से हटी और उसने सारा तमाशा देख लिया था। मैंने कहा, गुल चलो मेरे साथ, पलवशा को बताओ कि हमारे दरमियान क्या बात हुई है। उसने बेपरवाही जाहिर की, जरूरत ही क्या है। मैं बेफर गया। तुम्हारा दिमाग खराब हुआ है। मेरी बीवी की गलत फहमी दूर करने को तो तुम्हें मेरे साथ देना होगा। उसने मुंह बनाया, आपकी बीवी से ताल्लुक है ना उसकी परवाह। मैं कराहते हुए बोला, गुल तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? वो इत्मीनान से बोली, क्योंकि यही हकीकत है। मैं रूहान सा हुआ। गुल, उसने कोई उल्टा सीधा कदम उठा लिया तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उसने बेनियाजी दिखाई। जो खुद तबाही के गड्ढे में गिर चुकी हो उसे क्या फिक्र। मैं भिन्नाते हुए बोला, तुमने जाना है कि नहीं? उसने नफी में सर हिला दिया। गहरा सांस लेते हुए मैंने गुस्सा काबू किया और उसे मलामती नजरों से देखते हुए वापस मुड़ा। वो एकदम पुकारी, राजू। उम्मीद बीम की हालत में मैं रुक गया था। वो कदम बढ़ाते हुए मेरे सामने आई। अगर मेरे जाने से कोई फर्क पड़ता तो उसकी मिन्नत से गुरेज न करती। आपकी खुशियां मुझे उतनी ही अजीज हैं जितनी अपनी या रणा की खुशियों की ख्वाहां हूँ, मगर यकीन करो मुझे देखकर वो मजीद बिगड़ जाएगी। अपने शौहर को झुटलाने वाली उस लड़की पर कैसे एतमाद कर सकती है जिसे अपने तई उसने शौहर के साथ पकड़ा हो? आबरू बाख्ता लड़की को गलत बयानी या झूठी कस्में खाने में क्या कबाहत हो सकती है? मैंने निठाल होकर सर पकड़ लिया। गुल, उसने मेरा हाथ पकड़कर सहलाया। परेशान नहीं होते, गलत फहमियां देर पा नहीं होती। मैं कराहते हुए बोला, उसकी नजरों से गिर गया हूं मैं। मेरी हिमाकत से उसकी आंखें बरस रही हैं। वो दुखी, खफा, गमगीन और आजुर्दा है। गुल, तुम नहीं जानती कि वो मेरे लिए क्या है। उसके लबों पर फीका तबस्सुम उभरा। आप भी नहीं जानते किसी के लिए आप क्या हैं। मैं शाकी हुआ। क्या ये वक्त ऐसी बातों का है? वो मुझे तसल्ली देते हुए बोली, आप भी उसके लिए सब कुछ हैं। चंद दिन सब्र करें, कब तक दूर रह पाएगी? ज्यादा से ज्यादा अगली छुट्टी तक। फिर चंद गिले शिकवे करेगी, आइंदा एहतियात का वादा लेगी और माफ कर देगी। मान जाएगी, आगोश मोहब्बत वाह कर देगी। मेरा यकीन करो राजू, फिलहाल मेरे या आपके सफाइयां देने से मसला हल नहीं होने वाला। दुखी दिल से सर हिलाते हुए मैं बाहर निकल गया। अपने कमरे को जाते हुए मेरे कदम मन मन के हो रहे थे। एक फजूल परेशानी को हल करते करते मैं लाजनहल मसले का शिकार हो गया था। गुल की नाराजी और खफगी मेरे लिए इतनी अहमियत की हामिल नहीं थी कि उसके लिए मैं पलवशे के एतमाद को दाव पर लगा देता, मगर हाथ से ऐसे ही होते हैं। आफात यूं ही इंसान को घेरती हैं, नागहानी उफ्ताद इसी तरह आती है। बलाएं यूं ही गले पड़ती हैं और इंसान हक्का बक्का, मबहूत, मुतहय्यर और मुताज्जिब होकर सोचता रह जाता है कि ये क्या हो गया। अगला मरहला पशेमानी और पछतावों का होता है। काश यूं ना होता, हाय जरा सा सोच लिया होता, अक्ल होशमंदी से काम लिया होता, वगैरह वगैरह। मगर हादसे के बाद हाथ मलना किसी काम नहीं आया करता। दरवाजा खोलकर मैं मुजमहिल कदमों से दाखिल हुआ। वो घुटनों में सर दिए लकड़ी की कुर्सी पर बैठी थी। लम्हा भर उसे घूरने के बाद मैं दूसरी कुर्सी घसीट कर उसके करीब बैठा और मुल्तजी हुआ। चंदा, एक बार मेरी बात तो सुन लो, मुझे सफाई का मौका तो दो, मेरी हालत समझने की कोशिश तो करो। वो खामोश बैठी रही, मेरी जानिब देखने की जहमत ही गवारा नहीं की थी। लम्हा भर तौक़ुफ़ के बाद मैं नरम लहजे में गोया हुआ। बाखुदा मैंने समझा कि वो शमरेज चचा के कमरे में लेटी है और मैं इतनी रात गए भी उसके पास नहीं जाना चाहता था, लेकिन तुम्हें देखते देखते पता ही न चला और नींद आ गई। जागा तो 2 बज रहे थे।
सोचा सुबह मौका नहीं मिलेगा और तुम्हारी मौजूदगी में उसे समझाऊंगा तो तुम्हें बुरा महसूस होगा। यही सोचकर चचा शमरेज के कमरे में दाखिल हुआ, मगर वो वहां नहीं थी। मैं वापस आ रहा था, तभी उसने अकब से आवाज दी। शायद दरवाजे की चरचराहट पर उसने बाहर झांका था। मैंने रुक कर कहा सुबह बात होगी, मगर वो उसी वक्त बातचीत पर बजिद हुई और मुझे अपने कमरे में खींच कर ले गई। चंद मिनट बातें की और उसे समझाया कि हम दोनों शादीशुदा हैं और हमारा एक दूसरे से ताल्लुक रखना दुरुस्त नहीं है। बिलाशुबा वो मेरी मोहसिना है, मगर उसे इतना बेतकल्लुफ नहीं होना चाहिए। मैं मजीद तफसील बतलाता रहा, सफाइयां देता रहा, कस्में खाने से भी ना हटा, मगर उसकी चुप ना तोड़ सका। उसे बाहों में भरकर मसहरी पर लिटाया। उसने एहतजाज किया, ना जबान खोली और ना आंखों से पलकों की झालर हटाई। मैं मजीद पेशकदमी करके वारफ्तगी का इजहार करने लगा, मगर वो सर्द लाश की तरह बेहिस हरकत पड़ी रही। उसकी खफगी आरजी, नाराजी लम्हाती, गुस्सा वक्ती और बरहमी नापायदार होती थी। लेकिन इस बार मामला मुख्तलिफ लग रहा था। मैं सुबह की अजान तक और फिर नमाज के बाद तुलुए आफ्ताब तक उसे मोम करने की कोशिश करता रहा। गुदगुदी करके हंसाने की कोशिश की, मिन्नतें करके समझाने की कोशिश की, माफिया मांग कर मनाने की कोशिश की, मगर कोई सुनवाई न हुई। समर खान नाश्ता लेकर आया। चाय की प्याली उठाकर उसने बाकी लवाजमात की तरफ देखा भी नहीं। मुझसे चाय भी न पी गई। सोचा शायद उसका दिल पसीज जाए और वो नाश्ता करवा दे, लेकिन मेरी ये कोशिश भी नाकाम गई थी। नाश्ता करके हमने जाने की तैयारी पकड़ी। चचा शमरेज, गुल और समर खान से वो नॉर्मल अंदाज में मिली थी। चचा शमरेज से मुआनका करके मैंने गुल को देखकर खफीफ सा सर हिलाया और समर खान के साथ हो लिया। उसने हमें तरंग खेल कले का रास्ता दिखाकर लौटना था। पहले हम ख्वागाओबो पहुंचे। रणा से अलविदाई मुलाकात करके आगे बढ़ गए। समर खान किलोमीटर भर हमारे साथ आया। उससे आगे रास्ता सीधा था। उसे अलविदा करके हम चलते रहे। वो बिल्कुल खामोश और चुप चुप थी। कई बार बहाने बहाने से मैं मुखातिब कर चुका था, मगर जवाब नदारद। तरंग खेल एक छोटा सा गांव था। अंगूर अड्डे से वहां तक कच्ची सड़क आती थी, जो मुख्तलिफ कस्बों और देहातों से होती हुई पक्तिका तक चली गई थी। आगे जाकर ये कच्ची सड़क पुख्ता हो जाती थी। हम दिन के करीबन 10:30 बजे तरंग खेल कले पहुंच गए थे। घंटे आध के बाद हमें अंगूर अड्डे वाली गाड़ी मिल गई थी। सुपहर ढले हम अंगूर अड्डे पहुंच गए थे। अम्मी जान और अदील बेताबी से मुंतजिर थे। अम्मी जान के मशवरे पर हमने रात वहीं गुजारी और अगली सुबह नाश्ता करके निकल पड़े। शाम तक हम तलगंग पहुंच गए थे। अकेले होते ही रोमा ने पूछा, पलवशे के साथ कोई गड़बड़ चल रही है? मैं टाल गया, नहीं, कुछ खास नहीं। वो भी इसरार किए बगैर खामोश हो गई थी। अगली रात भी मैं रोमा के साथ रहा कि पलवशे ने सहन में चारपाई लगाई हुई थी। दिन भर भी वो मुझे मुखातिब नहीं हुई थी। रोमा ने छूटते ही पूछा, अजनबी, आप झूठ बोलना कब छोड़ेंगे? मैंने कहा, रोमा, उसकी अक्ल छोटे बच्चों जितनी है। फजूल बात पर मूड बनाया हुआ है। मुझे तो बताते हुए भी शर्म आती है। रोमा ने मुंह बसोरा, वो भी कुछ नहीं बता रही और आप भी छुपा रहे हैं। मैंने कहा, उसे गिला है कि मैं गुल को अहमियत देता हूँ, हालांकि वो शादीशुदा है और मजबूत किरदार की लड़की है। उसकी बेतकल्लुफी बर्दाश्त करता हूँ कि उसने मेरी जान बचाई है। अपनी मोहसिना समझकर अगर हंस कर बात कर लेता हूँ तो उसे नागवार गुजरता है। बताओ, ये कोई खफा होने की बात है? वो बोली, आज वो अपनी ख्वाबगाह में बैठी रो रही थी। मेरे कुरेदने पर भी कुछ बताने को तैयार न हुई, और आप जो तफसील बता रहे हैं वो मेरे जहन को नहीं लग रही। मैं दुखी लहजे में बोला, वो मेरे किरदार पर शक कर रही है। रोमा हकला गई थी। क्या? मगर क्यों? मजबूरन मुझे तफसील दोहराना पड़ी कि रोमा जैसी मुखलिस शरीक हयात से कुछ छुपाना निहायत मायूब था। मुमकिन था पलवशे से मालूम होने पर वो भी खफा हो जाती तो यकनशुद्ध दो शुद्ध वाला मामला हो जाता। तफसील सुनकर मेरे गाल पर चुटकी काटते हुए वो मुतबस्सम हुई। झूठा अजनबी? मैं गुलूगीर हुआ, पलवशे ज्यादती कर रहे हैं। रोमा ने तड़प कर मुझे भेज लिया था। मेरे अजनबी, परेशान क्यों होते हो? मैं उसे समझाऊंगी, वक्ती उबाल है, ठीक हो जाएगा। मैं मुतफक्किर हुआ, डर लग रहा है कोई उल्टी सीधी हरकत न कर बैठे। वो बोली, आपकी रोमा किस लिए है? उसके पुरएतमाद लहजे ने मुझे वक्ती तौर पर मुतमईन कर दिया था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।